जिस इंसान को आप देख रहे हैं यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ठगों में से एक है। क्या आप विश्वास करेंगे कि इसने आईफिल टावर जैसी चीज को भी बेच दिया था? आखिर ऐसा कैसे कोई कर सकता है, आज आप जानेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस आदमी की 45 से भी ज्यादा अलग अलग पहचानें थी। मतलब एक जगह पर इसकी किसी और नाम से पहचान थी तो दूसरी जगह पर कुछ और। इस कारण आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया है कि इसका असली नाम था क्या। लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक इसका नाम विक्टर लस्टिग था। इसी के साथ यह भी कोई नहीं जानता कि इसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसकी फैमिली के बारे में भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन माना जाता है कि उसका जन्म 4 जनवरी 1890 को होस्टिन नाम के शहर में हुआ था, जिसे आज जैक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। उसके मुताबिक विक्टर का जन्म काफी गरीब फैमिली में हुआ था, इतना कि उन्हें 2 वक्त का खाना खाने में भी काफी मुश्किल होती थी। लेकिन विक्टर काफी इंटेलिजेंट बच्चा था। उसकी मेमोरी बाकी बच्चों के मुकाबले काफी तेज थी। इतना ही नहीं, उसे इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश के साथ 5 अलग अलग भाषाएं आती थी। लेकिन गरीबी के कारण उसे 12 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वह कमाने के लिए यूरोपियन सिटीज में आ जाता है, जहां उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन 1903 में आकर एक इंसिडेंट के चलते उसने गलत राह पर चलना शुरू कर दिया। जब वह 13 साल का था तब एक शाम बुडापेस्ट नाम के शहर में मौजूद होटल के बाहर डस्टबिन से खाना निकालने के दौरान उसने एक कपल को होटल में देखा, जिनके पास वेटर शाही खाना लेकर आता है और टेबल पर रखकर चला जाता है। लेकिन काफी देर होने के बावजूद बिना खाने को खाए कपल वहां से चला जाता है। विक्टर को लगा कि उसे कचरे का खाना नसीब नहीं हो रहा और कहां उन्होंने शाही खाने को बिना खाए वहां से चले गए। इसके बाद उसने लोगों की जेब से पैसे चुराना शुरू कर दिया। जेब से पैसे लेने से बड़ी बड़ी चोरियां करना भी शुरू कर दी। 18 साल की उम्र में उसने लोगों को धोखे से गेम्स जैसे पोकर्स और गैम्बलिंग में हराना शुरू कर दिया और अफेयर करना भी शुरू कर दिया था। एक बार दूसरे आदमी की घरवाली के साथ संबंध बनाते हुए उसके आदमी ने उन्हें देख लिया, जिस कारण उसने विक्टर पर हमला कर दिया। इसलिए उसके बाएं गाल पर एक 2.5 इंच का घाव भी था, जिसका निशान पूरी जिंदगी तक रहा था। दूसरी तरफ पुलिस को भी उसकी गलत तरीके से पोकर और गैम्बलिंग में जीतने का पता लग जाता है, जिस कारण उसे कई बार जेल भी हो चुकी थी। जेल में उसने अपनी पोकर गैम्बलिंग स्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस दौरान अमेरिका की इकोनॉमी भी काफी तेजी से बढ़ रही थी और लोगों के लिए कमाने के जरिए भी बढ़ चुके थे। इस कारण अब उसने अमेरिका जाने का फैसला किया। अमेरिका में जाने के लिए उसे शिप से सफर करना था, जिसमें कई रईस लोग सफर करते थे। शिप में विक्टर की मुलाकात आर्स्टीम नाम के आदमी से होती है, जो एक प्रोफेशनल गैम्बलर और एक ठग था। उसने विक्टर को लोगों को ठगने के लिए 10 बातें बताई, जिनमें कुछ थी पेशेंट लिसनर, मतलब अपने विक्टिम की बात को पूरा सुनना, एक्टिव रहना, मतलब बोर ना दिखाई देना, और साथ ही विक्टिम की बात से एग्री हो जाना, साथ ही वेल ड्रेस रहना। अब शिप में वह अनेकों फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को अपना विक्टिम बनाता है। खुद को वह एक म्यूजिक आर्टिस्ट बताता है और कहता है कि उसका जल्द ही न्यूयॉर्क में शो है, इसीलिए उन्हें विक्टर के शो में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसकी ड्रेसिंग सेंस और बोलने के तरीके से काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिस कारण पैसेंजर्स उसकी बातों से एग्री हो जाते हैं, जिस कारण वे लस्टिग को इन्वेस्टमेंट के पैसे भी दे देते हैं। इस शिप में वह लगातार 1 हफ्ते तक सफर करता है। मतलब जब शिप यूरोपियन सिटीज से अमेरिका आती है तो उसमें सफर करता है। जब शिप अमेरिका पहुंचती है तो दूसरी शिप अमेरिका से यूरोप जाने वाली शिप में सफर करने लगता है। अब इस 1 हफ्ते में उसने काफी लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिस कारण उसके पास काफी पैसे आ चुके थे, इतने कि वह बिना काम किए कई महीनों तक आराम से रह सकता था। 1 हफ्ते तक शिप में सफर करने के बाद 1909 में वह अमेरिका के कैंसस में आ जाता है, जहां उसे एक नए फ्रॉड को अंजाम देना था। यूएस में उसकी मुलाकात डैन कॉलिंस से होती है, जिसके साथ उसने एक बॉक्स बनाया था, जिसे आज रोमानियन बॉक्स भी कहा जाता है, जिसे उसने न्यूयॉर्क के कारपेंटर से बनवाया था।
यह बॉक्स करीब 2 फीट लंबा होता था। दरअसल यह बॉक्स असली नोट बनाने की मशीन थी। विक्टर ने इसे प्रोफेशनल दिखाने के लिए काफी मशीनों को इसमें इंस्टॉल किया था। जब रोमानियन बॉक्स में कोई $100 का नोट डालता तो करीब 6 घंटे के बाद एक और असली नोट $100 का बाहर निकलता था। लेकिन असलियत कुछ और होती थी। सबसे पहले वह बैंक जाता और $100 की कट्टी लाता था, जिनका सीरियल नंबर ऑर्डर में होता था। लाकर हर एक बॉक्स में करीब 2 सेम सीरियल नंबर वाले नोट को डालता था। अब वह सीधा लोगों के पास जाकर उनसे बॉक्स की बात नहीं करता था, बल्कि पहले उनका भरोसा जीतता था और फिर बॉक्स बेचता था। जैसे विक्टर उनके पर्स को चुराता और दोबारा उनके पास जाकर कहता कि आपका पर्स नीचे गिर गया था। ऐसे उनका ट्रस्ट जीतता और बातों ही बातों में अपने मैजिक बॉक्स का जिक्र करता था। पहले बताता कि उसके पास नोट बनाने की मशीन है और जल्द ही टॉपिक को चेंज कर देता था, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता था और वे बॉक्स के बारे में और ज्यादा पूछने लगते थे। जिसके बाद वह उन्हें $100 का नोट डालने को कहता। अब दूसरे नोट को निकलने में 6 घंटे का वक्त लगना था। इस दौरान वह अपने विक्टिम से और फ्रेंडली हो जाता था और ठीक 6 घंटे के बाद मशीन से सेम सीरियल नंबर के 2 नोट को निकालता था। वह अपने काम को इतने तरीके से करता था जिससे बैंक ने भी चेक करके इन नोट को असली बताया था। विक्टर के मुताबिक दूसरा नोट पहले नोट के ठीक 12 घंटे बाद ही डालना था, इसीलिए दूसरे नोट को निकलने के लिए करीब 18 घंटे का समय लगना था। इस दौरान विक्टर विक्टिम से कहता कि उसे एक काफी इमरजेंसी काम है। करीब 12 घंटे लगने के कारण उसके विक्टिम मशीन्स को खरीद लेते थे, जिनके वह उस वक्त $1000 तक लेता था, जो आज के $25,000 बनते हैं। माना जाता है कि उसने अपने बॉक्सेस को $10,000 से $25,000 के बीच में बेचा था। जब तक लोगों को पता लगता कि मशीन फेक है, तब तक विक्टर शहर को छोड़ चुका होता था और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता था। विक्टिम पुलिस के पास भी नहीं जा पाते थे। उसी में से एक विक्टिम थी बिली में, जिसे विक्टर के स्कैम का पता लग जाता है। लेकिन बिली को विक्टर पसंद आ जाता है और जल्द ही दोनों शादी भी कर लेते हैं। काफी सालों तक ऐसा चला, लेकिन मिड 1920s में विक्टर पेरिस में आ जाता है। मई 1925 को विक्टर न्यूज़पेपर में आईफिल टावर के बारे में पढ़ता है। न्यूज़पेपर में आईफिल टावर के बारे में बताया गया था कि आईफिल टावर धीरे धीरे गल रहा है, जिस कारण आईफिल टावर को ठीक करने के बजाय उसे तोड़ देना ही सही ऑप्शन था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आना था। उस वक्त आईफिल टावर आज जितना फेमस नहीं था। उस वक्त वह केवल सिंपल लोहे से बना स्ट्रक्चर था, जिसे वर्ल्ड फेयर के लिए 1889 में बनाया गया था। उस वक्त वह पेरिस के सबसे महंगे क्रिलिन होटल में एक रूम को बुक करवाता है और साथ ही फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है। इसके बाद 6 स्क्रैप डीलर्स को इनवाइट करता है। उसने खुद को डिप्टी डायरेक्टर जनरल बताया था और कहता है कि गवर्नमेंट आईफिल टावर के 7000 टन लोहे को बेचना चाहती है, लेकिन इसे सीक्रेट रखना चाहती है। इतना ही नहीं, उसने किराए पर ली गई लिमोजिन में भी स्क्रैप डीलर्स को आईफिल टावर के चारों ओर घुमाया था। सभी आईफिल टावर पर बोली लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हीं 6 डीलर्स में से एक था एंड्रे पॉइजन नाम का स्क्रैप डीलर, जो पेरिस में नया आया था और उसे अपने बिजनेस को बढ़ाना था। इसीलिए विक्टर उसे सबसे अलग लेकर जाता है और उसे केवल $20,000 में पूरा लोहा देने की बात कहता है और साथ ही $50,000 अलग से रिश्वत के लेता है। इसके बाद $70,000 विक्टर पॉइजन से लेता है और जल्दी से जल्दी पैसों के साथ ट्रेन में बैठकर ऑस्ट्रिया आ जाता है। अब ऑस्ट्रिया आने के बाद विक्टर न्यूज़पेपर में पॉइजन पर हुए स्कैम के बारे में देखता है, लेकिन कोई भी खबर आईफिल टावर वाले स्कैम की न्यूज़पेपर में नहीं आई थी। पॉइजन ने इस स्कैम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। अगर वह कंप्लेन करता है तो सभी पॉइजन का मजाक उड़ाएंगे, जिससे उसका बिजनेस भी खत्म हो सकता है। अब कुछ दिनों तक कोई भी खबर न आने के कारण विक्टर को पता लग चुका था कि पॉइजन ने किसी को कुछ नहीं बताया है, जिसके बाद विक्टर एक बार और इस स्कैम को अंजाम देने की सोचता है और वापस पेरिस चला आता है। इस बार भी पहले की तरह रूम बुक करता है, मीटिंग बुलाता है और आईफिल टावर की बोली लगवाता है, लेकिन इस बार स्क्रैप डीलर्स को उस पर शक हो जाता है, जिस कारण उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब जब तक पुलिस आती उससे पहले ही विक्टर वहां से फरार हो चुका था।
इसके बाद सीधा यूएस में आ जाता है। अब तक उसकी बच्ची भी हो चुकी थी। यूएस में आकर वह अपने पुराने स्कैम रोमानियन बॉक्स को बेचने का काम चालू रखता है। इसके बाद उसे एक बड़े आदमी का साथ चाहिए था जो उसका हर काम में साथ दे। इसीलिए इस बार उसने चिकागो के सबसे बड़े गैंगस्टर एल कपोने को अपना विक्टिम बनाया। विक्टर एल कपोन के पास जाता है और कहता है कि अगर वह विक्टर को $50,000 देंगे तो केवल 60 दिनों में वह अपने स्कैम बिजनेस से $1,00,000 यानी डबल करके देंगे। अब एल कपोन विक्टर को $50,000 दे देता है, जिसके बाद विक्टर उन रुपयों को संभाल कर रख देता है और दोबारा खोलकर भी नहीं देखता है। 60 दिन बीतने के बाद वह पूरे $50,000 को एल कपोन के पास लेकर जाता है और कहता है कि उसका स्कैम बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है, जिस कारण वह रुपयों को डबल नहीं कर पाया है। एल कपोन को विक्टर की ईमानदारी काफी पसंद आती है, जिस कारण वह विक्टर को $5,000 एक्स्ट्रा दे देता है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मतलब जब कभी विक्टर को जरूरत होती तो एल कपोन उसकी मदद के लिए तैयार रहता। पुलिस पहले से ही विक्टर को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ वह एक पुलिस अफसर को भी अपना रोमानियन बॉक्स बेच देता है, लेकिन उसे विक्टर के स्कैम के बारे में पता लगता है, जिस कारण वह विक्टर का पीछा करते हुए चिकागो में उसे पकड़ लेता है। लेकिन विक्टर अपनी मीठी बोली से कहता है कि उसका बॉक्स खराब हो चुका है, जिस कारण पैसे भी नहीं बन पा रहे हैं। इसी के साथ उसने पुलिस को $50,000 देने की बात की, जिसके बाद वह पुलिसमैन भी खुश हो जाता है। लेकिन जब वह $50,000 बैंक में जमा करवाने जाता है तो पता लगता है कि सभी नकली नोट हैं, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद उस पुलिस वाले से पुलिस पूछताछ करती है, जिसके बाद FBI विक्टर को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को विक्टर की कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि समय के साथ साथ वह अपनी पहचान बदलता रहता था। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान विक्टर ने फार्मासिस्ट टॉम शो और केमिस्ट विलियम वार्ड्स के साथ नकली पिल्स बनाने शुरू कर दिए। 1930 में उन्होंने इस बिजनेस से $1 मिलियन की कमाई की। उनका यह नकली बिल बनाने का काम 5 साल तक चला, लेकिन एक गलती के कारण उसका पकड़ पाना पॉसिबल हो पाया था। विक्टर को अफेयर की आदत शुरू से ही थी, इसी कारण उसका अफेयर टॉम शो की पत्नी के साथ भी था। लेकिन टॉम शो की पत्नी ने विक्टर की पत्नी बिली को सब कुछ उनके अफेयर के बारे में बता दिया। अब बिली को विक्टर से नफरत होना शुरू हो चुकी थी, जिस कारण उसने पुलिस को विक्टर की लोकेशन के बारे में बता दिया। उसी वक्त सीक्रेट सर्विस, ट्रेजरी डिपार्टमेंट एजेंट, पुलिस ऑफिसर्स उसकी लोकेशन को पता लगा लेते हैं। 10 मई 1935 को उसे न्यूयॉर्क के होटल जो उसकी बेटी के स्कूल के पास था उसमें पकड़ लिया जाता है। लेकिन 1 सितंबर को वह बेडशीट की मदद से बिल्डिंग की 3री मंजिल से नीचे आकर जेल से भाग जाता है। लेकिन 1 महीने से भी कम समय में 28 सितंबर 1935 की शाम उसे FBI ने दोबारा पकड़ लिया, जिस चलते उसे इस बार 20 साल की जेल हो जाती है और सीधा विक्टर को अल्काट्रेज में भेज दिया जाता है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल भी मानी जाती थी। लेकिन 11 मार्च 1947 को 57 साल की उम्र में निमोनिया के कारण उसकी जेल में ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने एफिल टावर तक को बेच दिया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।